नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 30 तक डिस्कस किए जाएंगे। तो जिन बच्चों के पास पीडीएफ है वो निकाल लीजिए और जैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसे वैसे आप करते जाइए। देखिए थंबनेल में जो नए लोग हैं, जो ऑलरेडी देख रहे हैं, उनको तो समझ में आ गया होगा कि सर पॉजिटिव नेगेटिव से क्या कमाल करने वाले हैं। लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि जो मैंने लिखा है पॉजिटिव एंड नेगेटिव बेस्ट वे टू फाइंड आंसर, ये बिल्कुल सही बात है। अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे जो मैं बता रहा हूँ, तो आपको बेस्ट ऑप्शन मिलेगा और सीटेट में जो बेस्ट ऑप्शन है वही आंसर है। तो चलिए देखते हैं आज कैसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव से सभी क्वेश्चनों का आंसर बड़े आराम से फाइंड आउट कर लेंगे। चलते हैं मित्रों आज के पहले क्वेश्चन पे। ये पहला क्वेश्चन उन लोगों के लिए जिनके पास पीडीएफ नहीं है और जिनके पास पीडीएफ है उनके लिए 16वां क्वेश्चन। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल, बाल केंद्रित शिक्षा यानी कि जो बच्चे के आसपास रहे, सब कुछ बच्चे के लिए सोचे। तो बाल केंद्रित शिक्षा में हम क्या शामिल करेंगे, वही शामिल करेंगे जो पॉजिटिव होगा। तो हमें क्या निकालना है, पॉजिटिव निकालना। चलिए, बच्चों का एक कोने में बैठना। अगर बच्चों को अपने एक कोने में आपने बिठा दिया तो इसका मतलब आपने बच्चे को अनुशासित कर दिया। और अनुशासन करना क्या है, अनुशासन करना नेगेटिव है, ढूंढना हमें पॉजिटिव है। प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, प्रतिबंधित सेम चीज़ वही है, यानी कि बच्चे को आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो रिस्ट्रिक्ट करना, बाउंडेशन लगाना नेगेटिव। वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते। अब तक खेल तो बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं और आपने शामिल नहीं किए, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव। बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधि, कहीं पे भी आए हस्तपरक गतिविधियां आपको पॉजिटिव करना है, क्योंकि हस्तपरक गतिविधियां क्या होती हैं, बच्चा जो काम स्वयं खुद अपने हाथ से कर रहा है और सीख रहा है। अगर बच्चा खुद सीख रहा है तो इससे ज़्यादा पॉजिटिव कुछ नहीं है। पॉजिटिव ही पूछ रहा था, आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश बुद्धि उच्च स्तरीय थी। तो कौन सी बुद्धि, तो देखिए बुद्धि के जब हम सिद्धांत पढ़ेंगे, वैसे अगर आपको बुद्धि के सिद्धांत याद करने हैं तो चैनल पे जाइए, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है गौतम स्ट्रिक, इसमें आप चले जाओ और बुद्धि के सिद्धांत याद कराने की इतनी बेहतरीन ट्रिक मिल जाएगी आपको कि अगर आपने एक बार याद कर लिया तो समझ लो ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे। तो चलिए उसको तो आप वहाँ जाके देख ही लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। इस क्वेश्चन को समझते हैं कि वो मधुर संगीत बना रहा था और खुद से। तो देखिए जो हार्वर्ड गार्डनर साहब हैं, उन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया जिसमें उन्होंने 8 बुद्धियों की बात की और उनमें से 4 बुद्धि ये लिखी हुई हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन में जिस बुद्धि की बात हो रही है संगीत की, वो यही है, संगीतमय। संगीतमय जो उसकी बुद्धि है वो बहुत उच्च है, इसलिए उसने स्वयं से संगीत बना दिया। बाकी ये जो 8 बुद्धियाँ हैं इनको हम तब पढ़ेंगे जब हार्वर्ड गार्डनर की क्लास होगी। जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि जेडपीडी का प्रत्यय किसने दिया। तो पहले तो आप जेडपीडी समझ लो। जेडपीडी का मतलब होता है कि एक तो होता है बच्चे का वर्तमान स्तर। मैं ज़्यादातर जो है एक ही एग्जाम्पल यूज करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि एक तो बच्चे का होता है वर्तमान स्तर। वर्तमान स्तर का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो आपने सीटेट का एक बार एग्ज़ाम दे रखा है और आपके नंबर आए 50, तो ये तो आपका वर्तमान स्तर हो गया। लेकिन अब क्योंकि आपने डाइट किया है, बीएड, जेबीटी, डीएलएड, बीएलएड ये सब किया है, तो आप में इतनी संभावना है कि आप सीटेट को तो क्लियर कर ही लोगे, बट कर नहीं पाए। यानी कि जो संभावना तो ये है कि आप सीटेट में 100 से ज़्यादा नंबर लाओगे और मेरे चैनल पर रहोगे तो ज़रूर लाओगे, 100+ ला सकते हो। तो ये आपका संभावित स्तर है। ये तो हो गया वर्तमान स्तर और ये हो गया संभावित स्तर। तो ये जो एक गैप है बीच का कि जहाँ बच्चा है और जहाँ पहुँच सकता है, इस गैप को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जेडपीडी, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये ध्यान रखना। अब ये कॉन्सेप्ट दिया किसने, चलिए पढ़ते हैं। बेंडूरा ने क्या दिया,
बेंडूरा ने दिया सामाजिक विकास का सिद्धांत। तो इसमें भी इन्होंने मॉडलिंग की बात की थी कि बच्चा मॉडलिंग से सीखता है। इनका एक प्रयोग है बोबोडोल का, बड़ा अच्छा प्रयोग है, जब बेंडूरा पढ़ाएंगे तो ज़रूर बताएंगे। तो भाई इन्होंने तो दिया नहीं। स्किनर ने क्या दिया, इन्होंने दिया क्रिया प्रसूत का नियम। अगर आपको ये पता करना है कि भाई किसने कौन से नियम दिए जो लर्निंग से रिलेटेड थ्योरीज हैं, तो आप वहीं जाइए, कहाँ, गौतम्स ट्रिक प्ले लिस्ट पे। बहुत बेहतरीन ट्रिक है, एक बार में आप क्या करवा देगा। प्याजे ने क्या दिया, प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास दिया। तो आप कौन बच गया, अब बचे वाइगोत्स्की साहब। तो इन्होंने जो है ZPT का कॉन्सेप्ट दिया था। इसके साथ इन्होंने स्कैफोल्डिंग की भी बात की, सामाजिकता की बात की, अंतःक्रिया की बात की, अन्योन क्रिया की बात की। ये सब चीज़ें हम वाइगोत्स्की के चैप्टर में समझेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है, यानी कि नेगेटिव। अच्छा, ये जो रचनात्मक आकलन है ये होता क्या है। देखो, रचनात्मक आकलन का मतलब है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट वो होता है कि जिसमें बच्चे के छोटे छोटे टेस्ट लिए जाते हैं। इनमें जैसे ओरल हो गया, कुछ रिटर्न हो गया, थोड़ा बहुत एक्टिविटीज़ हो गई, निदानात्मक शिक्षण है, उपचारात्मक शिक्षण है। और ये जो आपका FA होता है, यानी कि जो रचनात्मक आकलन होता है, इसको हम बोलते हैं अधिगम के लिए आकलन। यानी कि जो बच्चे को हम सिखा रहे हैं, तो सिखाते वक्त सपोज करो आपने एक टॉपिक लिया प्लस का, कि बच्चे को हमें प्लस सिखाना है, एडिशन सिखानी है। तो आपने एक अपना टारगेट सेट किया टीचर ने कि भाई एक हफ्ते में मैं बच्चे को बिना हासिल वाली जोड़ सिखा दूंगा। तो उस एक हफ्ते के दौरान बच्चों को जो आप बीच बीच में टेस्ट कर रहे हो कि बच्चे ने कितना सीखा कितना नहीं सीखा, वही रचनात्मक आकलन है। और उसको ही हम कहते हैं अधिगम के लिए आकलन। तो ये रचनात्मक आकलन होता है। तो इसमें क्या चीज़ें होती हैं ये देख लेते हैं। ये तो वैसे मैंने आपको बता दिया। खुले अंत वाले प्रश्न, जी हाँ, खुले अंत वाले प्रश्न वैसे भी पॉजिटिव होते हैं। ऐसे प्रश्न जिनका बच्चा कुछ भी उत्तर दे और वो कंफर्टेबल फील करे, वो प्रश्न पॉजिटिव होंगे। परियोजना पॉजिटिव होती है। अवलोकन अगर बच्चा कर रहा है वो भी पॉजिटिव है। विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना, ये क्रम जो शब्द है ये नेगेटिव है। अगर आप बच्चे का क्रम निर्धारित कर रहे हो उसकी योग्यता के हिसाब से कि भाई ये बच्चा तो 95% वाला है, ये 80% वाला है, ये 70% वाला है, ये 40% वाला है, ये नालायक है, ये गधा है, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप ये मान के चलो कि आपका 1 नंबर तो सीटेट में चला ही गया और आप एक अच्छे टीचर भी नहीं हैं। तो इसलिए आपको शिक्षार्थियों के अंदर, विद्यार्थियों के अंदर उनकी योग्यता के हिसाब से उनका क्रम नहीं बनाना है। ये नेगेटिव चीज़ है। और भाई वो क्या पूछ रहा था, नेगेटिव ही तो पूछ रहा था। तो चलो आंसर करो। 20वां, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। अच्छा, प्रभावशाली अध्यापिका कौन सी होगी, जो पॉजिटिव काम करेगी। ढूंढ लेते हैं। पुस्तक से उत्तरों को लिखवाने पर बल देना। पुस्तक कहीं भी आए, पाठ्य पुस्तक कहीं भी आए, नेगेटिव करना। क्योंकि जब वो एक चीज़ की बात करता है तो हम उसमें बंध जाते हैं, बाउंड हो जाते हैं। तो बाउंड नहीं रखना है। अब ये जो पुस्तक जो है आपकी, ये नेगेटिव वर्ड हो गया, तो ये आपको इस वाले ऑप्शन से दूर कर देगा। समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर बल देना। देखो, समूह गतिविधि में बच्चा ज़्यादा सीखता है। व्यक्तिगत अधिगम, इसमें भी टीचर को ध्यान देना पड़ेगा। तो ये मुझे पॉजिटिव सा लग रहा है, कुछ इसको पॉजिटिव कर लेते हैं। विद्यार्थियों को द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना। अनदेखी करना नेगेटिव होता है। अब देखो, अनदेखी किस चीज़ की आप कर रहे हो, आप जो पॉजिटिव चीज़ है उसकी अनदेखी कर रहे हो। कैसे, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछना, ये पॉजिटिव होता है। और अध्यापक के द्वारा प्रश्न पूछना ये नेगेटिव होता है। ये आप लिख लो, ध्यान रखना। अब विद्यार्थी प्रश्न कब पूछेगा, विद्यार्थी तब प्रश्न पूछता है जब वो सीखने के लिए उत्सुक होता है, उसका मन कर रहा होता है सीखने का, और बीच में व्यवधान पड़ जाता है, वो अटक जाता है कहीं, तब वो प्रश्न पूछता है। और आपने उसकी अनदेखी कर दी, ये तो आप नेगेटिव काम कर रहे हो, तो ये नेगेटिव हो गया। 4 देखो, प्रत्येक पॉजिटिव होता है। प्रत्येक, क्योंकि प्रत्येक बच्चे की बात हो रही है, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। अब देखो, 2 पॉजिटिव होगा, एक तो ये और एक ये। अब इसमें क्या था, समूह गतिविधि की बजाय व्यक्तिगत अधिगम। अब व्यक्तिगत अधिगम भी ठीक है और प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना भी ठीक है। अब ज़्यादा कौन सा अच्छा है, देखिए, ज़्यादा 4th अच्छा है। क्यों, क्योंकि यहाँ टीचर हर बच्चे के संपर्क में रहेगा, कोई बच्चा छूटेगा नहीं। उसका कितना विकास हो सकता है, उसको कितना सीखा उसने, कितना नहीं सीखा, कहाँ कमियाँ रह गई, क्या गलतियाँ कर रहा है, अगर टीचर प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहता है तो समझ लो इन सभी समस्याओं का समाधान
हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा संभावना है, यहाँ पे बच्चा ज़्यादा सीखेगा। फोर्थ को आंसर करेंगे। बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में कौन सा नहीं है? नेगेटिव पूछ रहा है। बच्चे के प्रयास को स्वीकृति, स्व जो वर्ड है भाई ये पॉजिटिव है, तो ये तो पॉजिटिव हो गया। और बच्चे के पास जो भी है, चाहे उसका कोई प्रयास है, चाहे उसकी भाषा है, चाहे उसका अनुभव है, चाहे उसकी संस्कृति है, जो भी उसका बैकग्राउंड है, उसका कुछ भी जो है आपको वो सब कुछ स्वीकार करना है। तो इसलिए स्व वर्ड पॉजिटिव। अध्यापक के अनुसार कार्य करना, इसको थोड़ा होल्ड कर देते हैं। बच्चों को स्वीकार करना मैंने नहीं बताया, स्व जो वर्ड है ये पॉजिटिव है, बच्चे को स्वीकार करना है और बच्चे की हर चीज़ को स्वीकार करना है। अध्यापक का सकारात्मक रुख, यानी कि बच्चों के प्रति जो टीचर है उसका जो बिहेव है वो सकारात्मक होना चाहिए। देखो ये तो उन्होंने खुद ही सकारात्मक करके पॉजिटिव कर दिया। स्व से ये भी पॉजिटिव हो गया और स्व से ये भी पॉजिटिव हो गया, तो क्या बचा? ये नेगेटिव बचा। क्यों नेगेटिव बचा? देखो क्योंकि जो एनसीएफ 2005 है वो ये कहता है कि पढ़ाई बच्चे के लिए हो रही है, टीचर के लिए नहीं हो रही है। जो सारी व्यवस्था बिठाई गई है नीचे से लेकर ऊपर तक, वो सब बच्चे के लिए, तो फिर बच्चे के अनुसार काम होना चाहिए, टीचर के अनुसार नहीं होना चाहिए, इसलिए ये नेगेटिव है। और नेगेटिव ही वो पूछ रहा था, तो आंसर करेंगे सेकंड। लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? पॉजिटिव है, वही सही है। लड़कों को घर के बाहर के कार्यों में सहायता करनी, तो भाई ये इसमें क्या ज़्यादा अच्छी बात है, लड़के तो वैसे भी करते हैं, आगे देखेंगे। लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, ये चीज़ मुझे ठीक लग रही है। इसलिए ठीक लग रही है कि जर्नली जो हमने एक रूढ़िबद्धता समाज में बना रखी है कि लड़के और पुरुष घर के बाहर के काम करेंगे, लड़कियां और स्त्रियां घर के अंदर के काम करेंगे, ये एक रूढ़िबद्धता बनी हुई है। अब इसको हमें तोड़ना है। ये कैसे टूटेगी? ये ऐसे टूटेगी कि जो लड़के हैं वो घर के काम भी करें और जो लड़कियां हैं उनको बाहर भी भेजो। जरूरी नहीं कि जो सब्जेक्ट पहले लड़के लेते थे कि लड़के, अब तो फौज में भी लड़कियां जा रही हैं, तो ये रूढ़िबद्धता टूट रही है। अंतरिक्ष में भी लड़कियां जा रही हैं, ये रूढ़िबद्धता टूट रही है। ये रूढ़िबद्धता हमें तोड़नी है, तो वही ऑप्शन हम चूज करेंगे जिसमें रूढ़िबद्धता टूटे। तो अभी तक मुझे सेकंड लग रहा था, अब थर्ड और देख लेते हैं। सेकंड लगा अभी तक मुझे, थर्ड। सभी लड़कों को विज्ञान और लड़कियों को गृह विज्ञान लेना चाहिए, तो भाई इसमें तो लैंगिक जो रूढ़िबद्धता ही तो और मजबूत हो रही है, इसलिए ये नेगेटिव है। क्योंकि पहले से ये चीज़ सोचे भी लड़के विज्ञान लेंगे, लड़कियां गृह विज्ञान लेंगे, क्योंकि लड़कियों को तो घर संभालना है, तो भाई ये लैंगिक रूढ़िबद्धता है, इसको आप नेगेटिव करेंगे। लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, वही फिर लड़कियों को बांध दिया एक जगह, बांधना नहीं है, छोड़ना है, लैंगिक रूढ़िबद्धता को तोड़ना है, और वो यहाँ टूट रही है, इसी को आंसर करो। एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है किस चीज़ का? ये प्रॉपर थ्योरी है, समझ लेते हैं। अधिगम में असुविधा, अधिगम में कठिनाई और अधिगम में समस्या। देखो समस्या, मान लो बच्चा क्लास में टीचिंग हो रही है और बच्चा एक दूसरे बच्चे के साथ बैठा है, वो बच्चा उसको परेशान कर रहा है, तो क्या हो रहा है? उसको लर्निंग में प्रॉब्लम हो रही है, लर्निंग में उसको कठिनाई हो रही है, उसको समस्या हो रही है। बच्चा वहाँ से उठेगा, कहीं अच्छी जगह बैठ जाएगा, तो उसकी ये समस्या दूर हो जाएगी। तो भाई ये तो तीनों एक जैसे हो गए, अब तीन तो आंसर नहीं हो सकते, तो फिर आंसर क्या? आंसर ये, वो एक्चुअली क्या प्रदर्शित कर रहा है? वो लर्निंग डिसएबिलिटी दिखा रहा है। जो विपरीत छवियां बना रहा है या दर्पण, उसको परेशानी नहीं है लिखने में, उसको लर्निंग डिसएबिलिटी है। और लर्निंग डिसएबिलिटी अगर आपको याद करनी है तो कहाँ जाके याद करोगे? गौतम्स ट्रिक वाली प्लेलिस्ट खोलो, और इतनी बेहतरीन ट्रिक है कि जितनी भी सीटेट में लर्निंग डिसेबिलिटीज आती हैं एक बार में याद हो जाएंगी। चलिए साहब, अगला क्वेश्चन। विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? जो पॉजिटिव है उसी पर ध्यान केंद्रित करना। चलो, सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करें। याद करना, दोहराना, सुनाना, स्मरण करना, प्रत्यस्मरण करना, कंठस्थ करना, कंठस्थीकरण, ये सारे के सारे नेगेटिव वर्ड हैं, इनको लिख लो, कहीं पे भी आए टोटली नेगेटिव होंगे। शिक्षार्थियों के द्वारा
प्राप्त किए गए अंक व ग्रेड, अंक और ग्रेड ये भी नेगेटिव हैं, क्योंकि बच्चे जो आपके पास आ रहे हैं उनको आप क्रिएटिव कुछ सिखाओ, या वो जो ज्ञान लेके आ रहे हैं आप उनके ज्ञान में ही संशोधन करो, उनको नंबरों की दौड़ में शामिल मत करो, क्योंकि फिर बच्चा सिर्फ नंबर के लिए पढ़ेगा, सिर्फ ग्रेड के लिए पढ़ेगा, सिर्फ अंक के लिए पढ़ेगा, इसलिए अंक और ग्रेड नेगेटिव होते हैं। थर्ड देखेंगे, शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, यानी कि जो क्लास के अंदर आपका बच्चा है वो सक्रिय रहे। अच्छा, बच्चा सक्रिय है इसका मतलब सीख रहा है, तो ये पॉजिटिव है। फोर्थ देखेंगे, शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। देखो कुशल, कुशल का मतलब होता है एक्सपर्ट। अब आप देखिए कि जब आपके पास पहली क्लास में बच्चा आएगा तो वो 5+ का होगा, और जब वो जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 12+ होगा। क्या 5 से 12 साल का जो बच्चा है वो किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो सकता है? मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। और आप भी अपना हिसाब बदलो। ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि हम बच्चे को एक्सपर्ट बना रहे हैं या एक्सपर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है ये वाला सेंटेंस, तो उस सेंटेंस को कर देना नेगेटिव। अब देखिए, याद करना, नेगेटिव अंक, ग्रेड नेगेटिव, कुशलता नेगेटिव, तो पॉजिटिव क्या है? सक्रिय भागीदारिता आंसर। अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशालीता किसका संयोजन है? तो इसको आप थोड़ा सा रट लो, याद कर लो। प्रतिभाशालीता में सृजनात्मकता जुड़ी होती है। जो बच्चा प्रतिभाशाली होगा वो सृजनात्मक भी होगा, या जिस बच्चे के अंदर सृजनात्मकता है वो बच्चा प्रतिभाशाली भी है। तो अब इसको देख लेते हैं। अब हम देखेंगे कि ऑप्शन में सृजनात्मकता कहाँ है। तो मुझे एक तो पहले ऑप्शन में दिखाई दे रही है और एक चौथे में, तो इन दोनों को तो हटा ही दो। अब दो में कन्फ्यूजन है, इनमें से बेस्ट देखना है, तो पढ़ लेते हैं। उच्च योग्यता ठीक है, उच्च सृजनात्मकता ठीक है, उच्च वचनबद्धता ठीक है। फोर्थ देखेंगे, उच्च क्षमता ठीक है, उच्च सृजनात्मकता ठीक है, उच्च स्मरण, स्मरण क्या है हमारा? नेगेटिव है। तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट। नेगेटिव को तो छोड़ना है, पॉजिटिव पूछ रहा था। अगला देखेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। देखेंगे क्या है ये आंसर, ये थ्योरी है। शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, जी हाँ, ये पाठ्यचर्या का हिस्सा है। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, ये भी पाठ्यचर्या का हिस्सा है। मूल्यांकन प्रक्रिया, बिल्कुल सही, ये भी पाठ्यचर्या का हिस्सा है। कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री, ये भी पाठ्यचर्या का ही हिस्सा है। तो हम देखेंगे कि चारों के चारों आंसर दिखाई दे रहे हैं। अब जब ये चारों आंसर दिखाई दे रहे हैं तो बड़ी कन्फ्यूजन। वैसे तो सीटेट में जितनी भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो सी डी और पैडा के चारों ही आंसर लगते हैं, कुछ एक सवालों को छोड़ के। तो अब यहाँ से कैसे निकलेंगे? यहाँ से हम ऐसे निकलेंगे। अब हमको ये देखना है कि विस्तार कहाँ ज़्यादा है, बच्चा कहाँ ज़्यादा सीख रहा है, या मेरे पॉजिटिव वर्ड्स कहाँ हैं। तो अगर मैं दूसरा ऑप्शन देखता हूँ तो इसमें देखो, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम। अब संपूर्ण कार्यक्रम का मतलब है कि इसमें विषय वस्तु भी आ गई, शिक्षण पद्धति भी आ गई, मूल्यांकन पद्धति भी आ गई, पाठ्य सामग्री भी आ गई। और वैसे समझ में नहीं आता है, समझ लो प्रतिदिन अनुभव, दो पॉजिटिव वर्ड हैं, एक मिल जाए तब आंसर कर दो, यहाँ तो दो मिल रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो पॉजिटिव चीज़ पे आधारित होगी भाई। शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम, देखो अब यहाँ ये शारीरिक शिक्षा का मतलब सिर्फ एक चीज़ की बात कर रहा है, तो जब वो सिर्फ एक चीज़ की बात कर रहा है तो बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, यहाँ पे भी वो एक चीज़ की बात कर रहा है। विकास एवं वृद्धि, ये शब्द कहीं भी आए इसको आप पॉजिटिव कर लेना। विकास एवं वृद्धि की जगह अभिवृद्धि शब्द भी लिखा हुआ आ सकता है, इसका मतलब होता है इन दोनों का मिक्सचर। तो ये अभिवृद्धि वर्ड ये भी पॉजिटिव है, और विकास और वृद्धि ये भी पॉजिटिव है। शिक्षण के समाजशास्त्र को तो आप छोड़ ही देना, क्योंकि ये प्राइमरी के लेवल की चीज़ नहीं है और ना हमें ये पढ़नी है, तो ये भी नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव होगा क्योंकि एक तरफा है, और ये भी नेगेटिव होगा क्योंकि एक तरफा है। और विकास एवं वृद्धि ये हमारा पॉजिटिव वर्ड है, और वो पॉजिटिव ही पूछ रहा था, आंसर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं कि गलतियां क्यों। अब देखो, गलती और महत्वपूर्ण, इसका मतलब कुछ ना कुछ उसमें पॉजिटिव मिलेगा, ढूंढते हैं पॉजिटिव। यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। कहीं भी आए उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण नेगेटिव कर देना, कहीं भी आए। और देखो, जो नेगेटिव पॉजिटिव मैं बताता हूँ ना,
दावे के साथ बताता हूँ, अपने अनुभव से बताता हूँ, मुझे कई साल हो गए सीटेट पढ़ाते हुए और मेरा रिजल्ट हमेशा 99% तो रहता ही है, अदरवाइज 100% भी गया है बहुत बार। तो आप बिल्कुल भी शक ना करें कि भाई ये क्या बता रहा है बंदा, मैं नेगेटिव पॉजिटिव जो बता रहा हूँ अपने अनुभव पे बता रहा हूँ। बिल्कुल कहीं भी उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण आ जाए आप उसको नेगेटिव कर देना, ये आंसर कभी नहीं होगा। ये आंसर तभी हो सकता है जब आपसे नेगेटिव पूछा जाए, लेकिन यहाँ पूछ रहा है पॉजिटिव, तो इस नेगेटिव को तो छोड़ो, ये नेगेटिव ही हो गया। दूसरा देखेंगे, यह है अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराए। डांटना, फटकारना, मारना, पीटना, दंड देना बिल्कुल मत करना, क्योंकि यह है नेगेटिव। अगर आपने ऐसे करा तो आपका 1 नंबर सीटेट में गया। थर्ड देखेंगे, यह बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। अंतर्दृष्टि कहीं भी वर्ड आए पॉजिटिव, सहायता करना या सहायता जो शब्द है ये पॉजिटिव है। कब पॉजिटिव है? जब बच्चे की सहायता हो रही हो, ये ध्यान रखना। तो 2 वर्ड यहाँ पॉजिटिव मिल गए, तो ये पॉजिटिव लग रहा है। फोर्थ देखेंगे, यह है कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है। बच्चों को हटाना नहीं है स्कूल में, स्कूल से आपको स्कूल के अंदर बच्चों को रखना है, क्लास के अंदर रखना है, उनका पोषण करना है। तो ये भी नेगेटिव है भाई। पूछ क्या रहा था? पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव क्या है, दो पॉजिटिव हैं एक ही लाइन में, एक मिल जाए आप तभी आंसर कर देना, यहाँ तो 2 मिल गए। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? तो देखो पहले तो ये हो गया नेगेटिव, इसको तो हटा ही दो। अनुकूल चिंतन को होल्ड पे कर दो। अब ये 2 जो चिंतन है इनको समझ लो, क्योंकि सीटेट में यही 2 चिंतन आते हैं और बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है, यार क्या अभिसारी चिंतन है और क्या अपसारी चिंतन है। आज बता देता हूँ और फिर भूल के दिखाना। चलिए, अपसारी चिंतन। देखो ये जो अप लिखा है ना, इसको ऐसे लिखो, यूपी अप, इसका मतलब उत्तर प्रदेश मत समझना, अप यानी कि ऊपर। अब देखो आप अपने कमरे में बैठे हो, अब यहाँ से उठना शुरू करो। ये बक्सा है एक तरह से आउट ऑफ बॉक्स, यहाँ से ऊपर उठ गए आप, फिर और ऊपर जाओ, छत पे पहुँच गए, फिर और ऊपर जाओ, फिर और ऊपर जाओ, अब बिल्कुल ऊपर पहुँच गए। अब देखो चारों तरफ क्या है, विस्तारित है, विस्तार है, वहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं। आपकी जितनी सृजनात्मकता है पूरी लगा दो, कोई भी आंसर दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी सीखो, कुछ भी पूछो। अगर ऐसा हो रहा है यानी कि बच्चे को पूरी छूट है, वो अपनी सृजनात्मकता का पूरा प्रयोग कर रहा है, वो अपनी चिंतन शक्ति, कल्पना शक्ति का पूरा प्रयोग कर रहा है, तो आपका अपसारी चिंतन। और ये जो अपसारी चिंतन होता है, ये क्रिएटिविटी जो होती है, हमारी सृजनात्मकता जो होती है, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो ये तो हो गया जी अपसारी चिंतन। और प्राइमरी के में ये अपसारी चिंतन जो है पॉजिटिव होता है, इसको आप पॉजिटिव करेंगे तो आंसर तो भाई यही हो गया। अब ये भी समझ लो अभिसारी चिंतन कोई कन्फ्यूजन हो जाती है, अभिसारी क्या है? तो अभिसारी को देखो ऐसे समझने को, अभी यानी कि आप बच्चे से क्या कह रहे हो, अभी बता, जो मैं पूछ रही हूँ अभी बता, टीचर कह रही है। अब अभी कब बताएगा बंदा? अभी तभी बताएगा जब उसके दिमाग में वो चीज़ स्टोर होगी, यानी कि उसने उसको याद किया हो। जैसे आपने पूछा हाँ भाई भारत का प्रधानमंत्री बताओ, अब बच्चा कब बताएगा? तभी बताएगा ना जब उसको याद होगा। तुम्हारे दादा क्या नाम था बताओ, याद होगा तो बता देगा, नहीं तो नहीं बता पाएगा। भारत की राजधानी क्या है? पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? त्रिपुरा की राजधानी क्या है? आप ऐसे सवाल जो बच्चे से पूछते हो, ये अभिसारी प्रश्न होते हैं, अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहित करते हैं ये। और अभी यानी कि एट द वंस, तुरंत तुरंत वही चीज़ आएगी जो आपको याद हुई होगी। और याद करना मैंने बताया क्या है, नेगेटिव। तो अभिसारी चिंतन नेगेटिव, अपसारी चिंतन पॉजिटिव। और वो अभिसारी जो चिंतन है आपका, ये इन द बॉक्स है, इन द बॉक्स। और वो पूछ रहा है आपसे आउट ऑफ द बॉक्स, यानी कि अपसारी चिंतन। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप नहीं भूलोगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। किस अंतर्दृष्टि के लिए? कोई पॉजिटिव होगी तभी तो विकसित कर रहे हैं हम, अदरवाइज क्या जरूरत थी? तो पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं। उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है। प्रोन्नत करना नेगेटिव, अभी बताया था, फिर आया तो फिर नेगेटिव रहेगा। जो नेगेटिव बता रहा हूँ वो नेगेटिव ही रहेगा, ये ध्यान रखना। जो पॉजिटिव बता दिया वो बता दिया, समझ लो ये पत्थर की लकीर है, ये मिटेगी नहीं, क्योंकि ये ना, ये बात मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। तो उच्चतर कक्षा, उच्च जीवन, उच्च व्यवसाय, कहीं पे भी आए नेगेटिव करो, क्योंकि हमें बच्चों को आगे के लिए तैयार नहीं करना है। अभी जो बच्चा हमारे पास है, वो जो अपना ज्ञान लेके आया है, एक तो उसके ज्ञान में थोड़ा सा हमें सुधार करना है, थोड़ा सा संशोधन करना है।
और जो आप अपना उसको कुछ क्रिएटिव दे सकते हो वो दे दो, बस इतना बहुत है। बाकी आगे वो अपने आप देख लेगा, अभी आप मत देखो। उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत ना करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है। ऐसा आपको नहीं करना है। अगर बच्चा अनुकूल नहीं है, उस लायक नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसे लायक बनाओगे। ऐसा नहीं है कि उसको आप प्रोन्नत ना करो। वैसे ही प्रोन्नत शब्द आ गया, नेगेटिव कर दो। शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। देखो जो आवश्यकता वर्ड है ये पॉजिटिव है, जहाँ गोला लगा दिया वो पॉजिटिव है, ध्यान रखो। लेकिन आवश्यकता पॉजिटिव कब होगा? आवश्यकता पॉजिटिव तब होगा जब वो विद्यार्थी की हो, जब वो बच्चे की हो। और ये सेंटेंस बता रहा है कि बच्चे की आवश्यकता के अनुसार आपका जो शिक्षण उपागम है, उपागम का मतलब जो आपका मेथड है, उसको आप बदलोगे बच्चे के हिसाब से, और सब कुछ बच्चे के हिसाब से ही करना है, तो ये पॉजिटिव हो गया। कक्षा में प्रतिभाशाली व कमज़ोर बच्चों के समूह बनाना। ऐसा आपको क्लास में बिल्कुल भी नहीं करना है। बच्चे को टैगिंग नहीं करनी है, टैग बच्चे पे नहीं लगाना है कि ये गरीब है, ये अमीर है, ये नॉर्मल है, ये डिसेबल है, ये कमज़ोर है, ये प्रतिभाशाली है, ये नालायक है, ये होशियार है। ऐसी टैगिंग अगर आप बच्चे पे कर रहे हो तो वो नेगेटिव है। पॉजिटिव पूछ रहा था, देख लो कहाँ गोला लगा हुआ है, एक तो ये लगा हुआ है, इसी को आंसर कर दो, थर्ड। तो मित्रों आज की क्लास यहीं ख़त्म करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अलग तरीका है मेरा समझाने का। और अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे कम से कम 6-7 वीडियो ज़रूर देखो। 6-7 वीडियो में अगर आपने समझ लिया तो फिर मैं दावा करता हूँ कि आपको किसी और का समझ में नहीं आएगा। और सीटेट के सवाल तो आप ऐसे कर दोगे जैसे बच्चे करते हैं। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई नीड है, तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपकी हेल्प करूँगा। नोट्स लेने हो, PDF लेना हो, कुछ भी। भाई चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए, तभी बात बनेगी, तभी मज़ा आएगा। चलिए भाई आज क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। जय भारत और जय शिक्षक।